Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Bushra Parveen, subject specialist physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Today we will discuss about ripple tank, which is from chapter number 10, simple harmonic motion and waves. By the end of this topic, students will be able to explain ripple tank, describe the properties of waves such as reflection, refraction and diffraction with the help of ripple tank. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है वेव। अगर हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें तो वेव प्रोड्यूस होती है। और मीडियम क्या है? मैटर की कोई भी फॉर्म, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें हम वेव प्रोड्यूस करवाते हैं। इस डायग्राम में देखें, जिसमें मीडियम लिक्विड यानी वाटर है। अगर हम इसमें एक स्टोन फेंकें तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और इस डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूवमेंट यानी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देंगे और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करेंगे। सो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. Next wave की two types हैं. First one is mechanical wave. Waves which require any medium for their propagation are called mechanical wave. यानी वो वेव जिसे मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, इसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, यानी वाटर में जो वेव प्रोड्यूस होंगी उसका मीडियम लिक्विड है। साउंड वेव्स, जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड एक जगह से दूसरी जगह इनविजिबल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, सो इट्स मीडियम इज एयर। वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को और स्प्रिंग को अगर हम टू एंड फ्रो मूव करवाएं तो उसमें भी वेव प्रोड्यूस होंगी, सो इट्स मीडियम इज सॉलिड। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. वो waves जिसे मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीट एंड लाइट वेव्स, यानी सन से जो हीट एंड लाइट आती है अर्थ पे, वो स्पेस में से पास करके आती है और स्पेस में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकेंड इज रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स। रेडियो एंड टेलीविजन के सिग्नल भी इनविजिबल वेव्स की फॉर्म में मूव करते हैं और इसके लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, सो इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की डायरेक्शन और ट्रेवलिंग वेव्स की डायरेक्शन को देखते हुए मैकेनिकल वेव्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकेंड इज ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक स्लिंकी स्प्रिंग लें, यानी वो स्प्रिंग जो इजीली स्ट्रेच और कंप्रेस हो जाए, और इसका एक एंड फिक्स करके दूसरे एंड को बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं, तो इसमें जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव कर रही है। सो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्रेस हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम एक दूसरे से दूर दूर हैं। सो the part of the longitudinal wave where particles of the medium are closer together are called compressions, and the parts of the longitudinal wave
where particles of the medium are spaced apart are called rarefactions. और longitudinal wave की wavelength क्या है? The distance between two consecutive compression or rarefaction is called wavelength of longitudinal wave. क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो वेवलेंथ का भी यूनिट मीटर होगा. सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इज ट्रांसफर वेव्स. इसको भी समझने के लिए हम स्लिंकी की एग्जांपल लेते हैं. स्लिंकी वो स्प्रिंग है जिसे हम इजीली कंप्रेस और स्ट्रेच कर सकें. अगर हम इसके एक एंड को फिक्स कर दें और दूसरे एंड को अप एंड डाउन मूव करवाएं तो इसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो ट्रांसफर वेव्स हैं. और इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन मूव करेंगे जबकि वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. यानी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होंगे. इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. Next, transfer wave में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें particles of the medium highest position पे हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें particles of the medium lowest position पे हैं. So, transfer wave के वो पॉइंट्स जिसमें particles of the medium हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं इसे क्रस्ट कहते हैं और जिसमें लोएस्ट पोजीशन पे हैं उसे ट्रफ कहते हैं. सो द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफर वेव्स आर कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफर वेव आर कॉल्ड ट्रफ्स. अब ट्रांसफर वेव की वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ. डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो वेवलेंथ का भी यूनिट मीटर होगा. आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक. लैब में वेव्स को प्रोड्यूस करवाने, स्पेशली वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाने और इसके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे रिपल टैंक कहते हैं. सो रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट हम रिपल टैंक का ऑपरेटर्स देखते हैं. यानी रिपल टैंक किन चीज़ों से मिलकर बना है. सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम, वाइब्रेटर, वुडन प्लेट, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्क्रीन. रिपल टैंक एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसकी बॉटम सरफेस ग्लास की बनी हुई है. ये टेबल की सरफेस से 1/2 मीटर ऊपर होती है. ट्रे में पानी है जिसमें हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं. ट्रे के ऊपर एक वाइब्रेटर लगा होता है. वाइब्रेटर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. इस वाइब्रेटर के साथ एक वुडन प्लेट फिक्स है जिसकी बॉटम सरफेस वाटर की सरफेस के साथ टच कर रही है. क्योंकि वाटर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसमें वेव्स को इजीली स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक लैंप अटैच है जिसकी वजह से वेव्स के इमेज को स्क्रीन या वाइट पेपर पर देख सकते हैं. ट्रे के नीचे स्क्रीन या वाइट पेपर पर वेव्स का इमेज बनता है. नेक्स्ट हम रिपल टैंक की वर्किंग को देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. सो व्हेन वाइब्रेटर इज ऑन, वुडन प्लेट अटैच्ड टू वाइब्रेटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट वेव फ्रंट. जब हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो इसके साथ अटैच वुडन प्लेट भी अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगी. इस वाइब्रेशन की वजह से वाटर की सरफेस पे ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होंगी. ये वेव्स एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होंगी और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को शो करेंगे. एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के बिल्कुल सामने होगा और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के सामने होगा. सो ऐसी सरफेस जिसमें
पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस को शो करें, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब की मदद से हम इसके इमेज को नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ वाटर वेव ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे वाटर वेव्स का जो इमेज बनेगा, नेक्स्ट हम उसे देखते हैं। स्क्रीन पे हमें ब्राइट लाइंस और डार्क लाइंस नज़र आ रही हैं। क्योंकि वाटर वेव्स ट्रांसफर वेव्स हैं, सो ब्राइट लाइंस क्रस्ट को शो करेंगी और डार्क लाइंस ट्रफ को शो करेंगी। सो द क्रस्ट ऑफ द वेव appears as a bright lines on the screen and troughs of the wave appear as a dark lines on the screen. नेक्स्ट हम रिपल टैंक में प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स एंड थर्ड इज डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। प्लेस अ बैरियर इन द पाथ ऑफ वेव फ्रंट। अगर हम एक बैरियर को वेव फ्रंट के पाथ में रखें तो ट्रे में वेव के दो मीडियम बन जाएंगे। फर्स्ट मीडियम इज वाटर एंड सेकेंड मीडियम इज बैरियर। जब वेव वाटर से मूव करके बैरियर से टकराएगी तो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगी। सो बैरियर की सरफेस से टकराकर फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द वाटर वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। वो वेव्स जो वाटर यानी फर्स्ट मीडियम से मूव करके बैरियर यानी सेकेंड मीडियम की सरफेस से टकराती हैं, इसे इंसिडेंट वेव्स कहते हैं। और वो वेव्स जो बैरियर यानी सेकेंड मीडियम की सरफेस से टकरा कर फर्स्ट मीडियम यानी वाटर में आती हैं, इन्हें रिफ्लेक्टेड वेव्स कहते हैं। इफ बैरियर इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, अगर हम बैरियर को वेव फ्रंट के साथ किसी एंगल पे रखें तो जब वेव्स वाटर से बैरियर की सरफेस पे टकराएंगी तो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगी और फर्स्ट मीडियम यानी वाटर में वापस आ जाएंगी, लेकिन इन वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो वो वेव्स जो बैरियर की सरफेस से टकराएंगी इसे इंसिडेंट वेव कहते हैं और जिस एंगल से वो बैरियर के साथ टकराएंगी इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। अगर हमें ये देखना हो कि ये किस एंगल के साथ बैरियर से टकराएंगी तो हम बैरियर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं। इस नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। दूसरी डायग्राम में देखें, जब वेव्स बैरियर से टकराकर वापस फर्स्ट मीडियम में आएगी तो इन वेव्स को रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी और जिस एंगल पर ये रिफ्लेक्ट करेंगी इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अगर हमें ये देखना हो कि ये किस एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो हम बैरियर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। इस नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड वेव्स के दरमियान जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। So the waves reflect back in such a way that angle of incident wave is equal to angle of reflective waves. अगर हम स्क्रीन पर इसका इमेज देखें तो इंसिडेंट वेव बैरियर के साथ जो एंगल बनाएगी इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और ये वेव्स बैरियर से टकराकर वापस आएंगी, यानी रिफ्लेक्टेड वेव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन को देखें तो व्हेन अ वेव मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of another medium, they bounce back into first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection। यानी जब वेव्स एक मीडियम से मूव करके दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है
तो फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम रिफ्लेक्टेड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सो फर्स्ट इज नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, यानी रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ वही होगी जो इंसिडेंट वेव की थी। नो चेंज इन द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड भी चेंज नहीं होगी। नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, अब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पर डिपेंड कर रही है। वाइब्रेटर एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। सो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव चेंज, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे का एंगल रिफ्लेक्टेड वेव के एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम डीप और शैलो वाटर में वेव्स की स्पीड को डिस्कस करते हैं। इफ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन अ रिपर टैंक, द डेप्थ ऑफ वाटर विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक, यानी अगर हम रिपर टैंक में एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक को रखें तो इस ब्लॉक के ऊपर पानी कम गहरा होगा और रिमेनिंग वाटर ज्यादा गहरा होगा। सो ब्लॉक के ऊपर पानी को शैलो वाटर कहेंगे और रिमेनिंग वाटर को डीप वाटर कहेंगे। सो डीप वाटर इज फर्स्ट मीडियम ऑफ वेव एंड शैलो वाटर इज सेकंड मीडियम ऑफ वेव। जब वाइब्रेटर की मदद से इसमें हम वेव प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये डीप वाटर यानी फर्स्ट मीडियम से मूव करके शैलो वाटर यानी सेकंड मीडियम में मूव करेंगी। जब ये डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएंगी तो इन वेव्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी इनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। इस डायग्राम में देखें कि डीप वाटर में वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होगी जो कि स्क्रीन पर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस से शो होगी। जब वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएंगी तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी जो कि स्क्रीन पर लाइंस के दरमियान कम डिस्टेंस से शो होगी। So, wavelength of wave is decreased in shallow water than deep water. Frequency remain unchanged because it is equal to the frequency of vibrator. Frequency deep water या shallow water पे डिपेंड नहीं करती बल्कि वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है। अगर वाइब्रेटर एक सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और अगर एक सेकंड में कम नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो इसकी वाइब्रेशन कम होगी। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। हम जानते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेवलेंथ के डिक्रीज होने की वजह से स्पीड ऑफ वेव भी डिक्रीज हो जाएगी। जिस मीडियम में वेवलेंथ कम होगी इस मीडियम में स्पीड भी कम होगी और जिस मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा होगी इस मीडियम में स्पीड भी ज्यादा होगी। अब डीप वाटर में क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी और शैलो वाटर में वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी कम होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इफ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड एट सम एंगल इन द रिपर टैंक, अगर हम ब्लॉक को किसी एंगल पर रिपर टैंक में रखें तो इस ब्लॉक के ऊपर शैलो वाटर होगा और रिमेनिंग वाटर डीप वाटर कहलाएगा। जब वेव्स डीप वाटर यानी फर्स्ट मीडियम से शैलो वाटर यानी सेकंड मीडियम में मूव करेंगी तो इसकी वेवलेंथ और स्पीड डिक्रीज होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। हम इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं, जब ये डीप वाटर से शैलो वाटर में मूव करेंगी तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो डायरेक्शन ऑफ द वेव चेंज्ड। अगर हम स्क्रीन पर इसके इमेज को देखें तो जब वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएंगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इज
when a wave from one medium enters the second medium at some angle, its direction of travel change. जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी एंगल पे एंटर होंगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम रिफ्लेक्टेड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आएंगी। तो इस डायग्राम में देखें, जब वेव्स डीप वाटर यानी फर्स्ट मीडियम से मूव करके शैलो वाटर यानी सेकंड मीडियम में एंटर होती हैं तो वो वेव्स जो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की सरफेस से टकराएंगी इसे इंसिडेंट वेव्स कहते हैं, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती हैं इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। और वो वेव्स जो सेकंड मीडियम में जाकर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें इसे हम रिफ्रैक्टेड वेव्स कहेंगे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव्स के दरमियान जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। इस डायग्राम में भी देखें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है। जब वेव्स फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती हैं तो स्क्रीन पर डार्क लाइंस और ब्राइट लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। सेकंड मीडियम में इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। सो वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव डिक्रीज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। एज वी नो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर वेवलेंथ डीप वाटर में इंक्रीज है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, और शैलो वाटर में वेवलेंथ डिक्रीज है तो स्पीड भी डिक्रीज होगी। सो स्पीड इज आल्सो डिक्रीज इन शैलो वाटर देन डीप वाटर। यहाँ तक हमने वेव्स की टू प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जब वेव्स एक मीडियम से मूव करके दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है तो वो फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है, और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। जब वेव्स एक मीडियम से गुजरकर दूसरे मीडियम में जाती हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। Place two obstacles in line in the ripple tank in such a way that separation between them is equal to wavelength of the water waves. अगर हम वेव्स के पाथ में टू ऑब्स्टेकल्स रख दें और इसके दरमियान सेपरेशन वेव की वेवलेंथ के इक्वल हो तो जब इस स्लिट या सेपरेशन में से वेव पास करेंगी तो वो ऑब्स्टेकल्स के एजेस की तरफ बेंड हो जाएंगी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब वेव ऑब्स्टिकल्स में से पास करेंगी तो वो इसके एजेस की तरफ बेंड हो जाएंगी। सो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्मॉल स्लिट बिटवीन टू ऑब्स्टिकल्स द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू सेमी सर्कल पैटर्न। अगर हम स्क्रीन पर इसका इमेज भी देखें तो स्लिट या सेपरेशन से पास करने के बाद वेव्स बेंड हो गई है और इसकी वजह से ये एक सेमी सर्कल पैटर्न शो करेगी। इफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्स्टिकल्स इज लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ द वेव, अगर हम ऑब्स्टिकल्स के दरमियान सेपरेशन को इसकी वेवलेंथ से ज़्यादा कर दें तो जब वेव इस सेपरेशन से पास करेगी तो इसकी बेंडिंग बहुत कम होगी, ये अपने एजेस पे बहुत कम बेंड करेगी। सो ओनली अ स्मॉल डिफ्रैक्शन अकर नियर द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। अगर स्क्रीन पर हम इसके इमेज को देखें तो वेव जब सेपरेशन में से पास करेंगी तो ये ऑब्स्टिकल्स के कॉर्नर्स की तरफ बेंड कर जाएंगी और इनकी बेंडिंग बहुत कम होगी क्योंकि सेपरेशन वेवलेंथ ऑफ वेव से ज़्यादा है। सो अगर सेपरेशन ज़्यादा होगी
तो बेंडिंग बहुत कम होगी और डिफ्रैक्शन कम होगी। सो द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग और spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles or slits is called diffraction. Waves का obstacles के corners की तरफ bend होना diffraction कहलाता है। नेक्स्ट हम डिफ्रैक्टेड वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आएंगी। इस डायग्राम में देखें, वो वेव्स जो ऑब्स्टिकल्स और स्लिट्स से टकराएंगी इसे इंसिडेंट वेव्स कहेंगे, और जो वेव स्लिट या सेपरेशन से पास करके बेंड हो जाएंगी इसे डिफ्रैक्टेड वेव्स कहेंगे। क्योंकि ये वेव एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, हम जैसे इसके पाथ को कम कर देंगे, सो नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द डिफ्रैक्टेड वेव्स। डिफ्रैक्टेड वेव्स की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वही होगी जो इंसिडेंट वेव की है। डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द गैप, यानी डिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? गैप पे, यानी ऑब्स्टिकल्स के दरमियान कितना गैप है। अगर गैप ज्यादा होगा तो डिफ्रैक्शन कम होगी, और अगर गैप कम होगा और उसकी वेवलेंथ के इक्वल होगा तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी और हमें प्रॉपर सेमी सर्कल पैटर्न नजर आएगा। सो अ स्मॉलर गैप प्रोड्यूस लार्ज डिफ्रैक्शन। अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो इस डायग्राम में ऑब्स्टिकल्स के दरमियान गैप या सेपरेशन बहुत कम है और ये वेवलेंथ ऑफ वेव के इक्वल है। अगर ये इक्वल होगी तो हम इसका पैटर्न देख सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल पैटर्न बनाएगी। सो स्मॉलर गैप प्रोड्यूस लार्ज डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज अ लार्जर गैप प्रोड्यूस स्मॉल डिफ्रैक्शन। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमने इसके दरमियान सेपरेशन को ज्यादा कर दिया है और ये सेपरेशन वेवलेंथ ऑफ वेव से ज्यादा है, तो इसमें डिफ्रैक्शन बहुत कम प्रोड्यूस होगी और कॉर्नर्स पे ही हमें जस्ट बेंडिंग नजर आएगी। सो अ लार्ज गैप प्रोड्यूस स्मॉल डिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने रिपल टैंक और इसकी प्रॉपर्टीज यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को स्टडी किया। इस टॉपिक को रिकैप करने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होम असेसमेंट है जिसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज रिपल टैंक? हम रिपल टैंक क्यों यूज करते हैं? सेकंड इज व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट लाइंस ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रेजेंट?
रिपल टैंक की स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। थर्ड इज वाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं हो रही? When waves move from deep to shallow water in the ripple tank, what change does occur in the speed of the water waves? जब वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में मूव करती हैं तो वाटर वेव की स्पीड में क्या चेंज आता है? ऑन विच फैक्टर डिफ्रैक्शन डिपेंड? किस फैक्टर पर डिफ्रैक्शन डिपेंड करती है? इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर इसी लेक्चर में प्रेजेंट हैं और ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।